नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों, जय बाबारी दोस्तों। कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है सीड यानी बीज। तो दोस्तों, बीज की परिभाषा है पौधों का कोई सा भाग जो बुआई के लिए उपयोग में लिया जाता है, वह क्या कहलाता? सीड। क्या कहलाता? सीड। यानी कि दोस्तों परिभाषा है इसकी, परिभाषा है दोस्तों पौधों का कोई सा भाग जो बुआई के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? बीज या सीड। यानी कि दोस्तों पौधों का कोई सा भाग जो बुआई के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि दोस्तों पत्ती, तना, जड़ और बीज, फल। तो दोस्तों इन सभी में पत्ती, तना, जड़, बीज द्वारा स्वस्थ पौधा तैयार करना क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना, तो बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड होता है। क्या होता है? निषेचित परिपक्व बीजांड। बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड होता है। क्या होता है दोस्तों? बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड होता है। तो दोस्तों ये किस से मिलकर बना होता है? तो एक तो भ्रूण, सेकेंड नंबर पर भ्रूणपोष और थर्ड नंबर पे दोस्तों बीजावरण से मिलकर बना होता है, तो दोस्तों याद रखना, बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड होता है जो दोस्तों भ्रूणपोष और बीजावरण से मिलकर बना होता है। तो याद रखना दोस्तों, बीज भ्रूणपोष और बीजावरण से मिलकर बना होता है। दोस्तों कुछ बीज से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ISTA यानी दोस्तों इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के इसकी स्थापना हुई थी 1954। और ये कहाँ पे दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन जिनेवा, इसकी स्थापना हुई है 1924 के अंतर्गत दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, भारत इसका सदस्य बना था 1961। तो दोस्तों किसका सदस्य? ISTA का सदस्य बना था भारत 1961 के अंतर्गत। और दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 7 नवंबर 1963। कब? 7 नवंबर 1963 को स्थापना हुई है राष्ट्रीय बीज निगम की। इसके बाद दोस्तों सीड एक्ट, यानी कि दोस्तों सीड एक्ट कब लागू हुआ? तो दोस्तों सीड एक्ट कब पास हुआ? तो दोस्तों याद रखना 29 अक्टूबर 1966। और ये लागू हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1969 के अंतर्गत। तो दोस्तों याद रखना, सीड एक्ट यदि पूछा जाए कि पास कब हुआ तो 29 अक्टूबर 1966 के अंतर्गत। और ये लागू कब किया गया? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1969 के अंतर्गत। और नेशनल सीड प्रोजेक्ट की स्थापना पूछिए दोस्तों तो 1976 नेशनल सीड प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ पे। और सीड कंट्रोल ऑर्डर इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों?
1983 के अंतर्गत। कब? 1983 के अंतर्गत। और याद रखना दोस्तों, राजस्थान राज्य बीज जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इसकी स्थापना हुई 1977। कब? 1977 के अंतर्गत राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1977 के अंतर्गत हुई थी दोस्तों। और राजस्थान राज्य बीज निगम यानी राजस्थान राज्य बीज निगम यानी राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 28 मार्च 1978। 28 मार्च 1978 के अंतर्गत राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना हुई। यानी कि दोस्तों राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? तो 28 मार्च 1978 के अंतर्गत दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों सुपरवाइजर के हिसाब से। और फार्मर राइट एक्ट कब लागू हुआ? 2001 के अंतर्गत। कब लागू गया? पूछा जा सकता है। फार्मर्स राइट एक्ट कब लागू हुआ? 2001 के अंतर्गत। और पेटेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत दोस्तों। और नेशनल सीड पॉलिसी भी दोस्तों 2002 के अंतर्गत लागू हुई थी। और दोस्तों याद रखना, एक और है दोस्तों, सीड बिल का पास हुआ। क्या? सीड बिल का पास हुआ तो 2004 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद दोस्तों कुछ और है दोस्तों इसके अलावा, जैसे कि दोस्तों एक होता सीड इंडेक्स और एक होता टेस्ट वेट। तो दोस्तों सबसे पहले सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स इसके अंतर्गत दोस्तों 100 बीजों का भार ज्ञात किया जाता है। 100 बीजों का भार या वजन ज्ञात करना क्या कहलाएगा? सीड इंडेक्स। एक होता है दोस्तों टेस्ट वेट। टेस्ट वेट इसके अंतर्गत दोस्तों 1000 दानों का वजन ज्ञात किया जाता है। 1000 दानों का वजन ज्ञात करते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों बड़े आकार के बीज यानी साइज में बड़े आकार के बीजों के लिए सीड इंडेक्स काम में लेते हैं। और आकार में छोटे या हल्के बीजों के लिए तो दोस्तों याद रखना, सीड इंडेक्स यूज में लेते 100 बीजों के भार या वजन के लिए, या बड़े आकार के बीजों के लिए यूज में लेते हैं क्या? सीड इंडेक्स। और टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार बोलते हैं इसको दोस्तों। तो 1000 दानों के वजन के लिए क्या याद करते हैं? सीड इंडेक्स। और आकार में छोटे या हल्के होते हैं उनके लिए यूज में लेंगे टेस्ट वेट। क्या लेंगे? टेस्ट वेट। तो दोस्तों इसी के साथ याद रखना, एक होता डोकेज। व्हाट इज डोकेज? ये होता है दोस्तों बीज की भौतिक शुद्धता। क्या होता है? बीज की भौतिक शुद्धता को क्या कहते हैं? डोकेज। बीज की भौतिक शुद्धता को डोकेज कहा जाता है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों व्हाट इज डोकेज, यानी डोकेज क्या होता है? बीज की भौतिक शुद्धता ज्ञात करना क्या कहलाता है? डोकेज कहलाता है। तो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे बीज की श्रेणियां। क्या पढ़ेंगे? बीज की श्रेणियां। कौन कौन से बीज होते हैं और कौन कौन सी श्रेणी होती है। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे बीज की श्रेणियां। बीज की श्रेणियां। बीज की श्रेणियां। तो दोस्तों सबसे पहले होती है केंद्रक बीज। कौन सी? केंद्रक बीज।
केंद्रक बीज, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस बीज। यानी दोस्तों इसके अंतर्गत आनुवंशिक शुद्धता होती है, आनुवंशिक शुद्धता दोस्तों 100% होती है। कितनी? 100%। आनुवंशिक शुद्धता को बोलते हैं जेनेटिक प्योरिटी। और इसके बाद दोस्तों भौतिक शुद्धता, इसमें भौतिक शुद्धता होती है इसके अंदर 100 यानी 100% होती है। यदि दोस्तों प्रजनक की देखरेख में तैयार किया जाता है, प्रजनक की यानी केंद्रक की जो प्रजनक होता है उसकी देखरेख में तैयार किया जाता है। इसमें कोई टैग नहीं होता, कोई टैग नहीं होता है। सेकेंड नंबर पे है दोस्तों प्रजनक बीज, प्रजनक बीज या बीडर बीज। यह दोस्तों केंद्रक बीज से तैयार किया जाता। किससे? केंद्रक बीज से तैयार किया जाता। किससे तैयार किया जाता दोस्तों? केंद्रक बीज से तैयार किया जाता। और इसमें दोस्तों जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है और फिजिकल यानी भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी या भौतिक शुद्धता 100% होती है। और दोस्तों याद रखना इसके अंतर्गत टैग होता, टैग लगा होता दोस्तों सुनहरे पीला रंग का, सुनहरे पीला रंग का टैग कौन से कलर का होता? सुनहरे पीले रंग का। तो याद रखना प्रजनक बीज, इसको ब्रीडर भी बोलते हैं, एक केंद्रक बीज से तैयार किया जाता है। किससे? केंद्रक बीज से तैयार किया जाता। और जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी पूछे दोस्तों 100 होती है यानी 100% होती है। और पूछा जाता है दोस्तों इसका टैग का कलर यानी सुनहरे पीला रंग का, यानी सुनहरा पीला यानी गोल्डन येलो कलर का टैग होता है। तो दोस्तों ये किससे तैयार किया जाता? केंद्रक बीज से तैयार किया जाता है। और दोस्तों यह कृषि अनुसंधान द्वारा तैयार किया जाता है, या अनुसंधान द्वारा कृषि अनुसंधान पर तैयार किया जाता है दोस्तों वैज्ञानिक द्वारा। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर पे आधार बीज। कौन सा बीज? आधार बीज। 3 नंबर पे दोस्तों आधार बीज। आधार बीज ये किससे तैयार किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है तैयार प्रजनक बीज से, प्रजनक बीज द्वारा तैयार। और दोस्तों इसके अंतर्गत जेनेटिक प्योरिटी ये होती है दोस्तों 99.9%। और दोस्तों फिजिकल प्योरिटी होती है इसके अंतर्गत 99.9%। इसके अंतर्गत दोस्तों फिजिकल प्योरिटी होती है 98%। और दोस्तों याद रखना इसके टैग कलर, टैग रंग या कलर इसके होता है दोस्तों वाइट यानी सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है, सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। याद रखना दोस्तों किसके सफ़ेद रंग का टैग लगा रहा पूछा जा सकता है, तो आधार बीज या फाउंडेशन बीज के सफ़ेद रंग का टैग लगा हुआ होता है। और दोस्तों याद रखना इसके अंतर्गत पूछा जाता है ये कहाँ मतलब कौन सी संस्था इसको तैयार करती है, तो दोस्तों नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या स्टेट सीड
स्टेट सीड कोऑपरेशन, स्टेट सीड कोऑपरेशन या नेशनल सीड कोऑपरेशन संस्था पे तैयार किया जाता है। कौन सा? आधार बीज या फाउंडेशन। तो पूछा जा सकता आधार बीज किससे तैयार किया जाता है? तो प्रजनक बीज द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें जेनेटिक प्योरिटी होती है दोस्तों 99.9% और फिजिकल प्योरिटी होती है दोस्तों 98%। और इसके अंतर्गत टैग लगा हुआ था सफेद रंग का। कौन से कलर का? सफेद रंग का। तो ये इसको दोस्तों याद रखना, मदर सीड भी बोलते हैं। कौन सा? मदर सीड, मदर सीड। कौन सा सीड बोला जाता है? मदर सीड भी कहा जाता है दोस्तों। कौन से सीड को? आधार बीज को, यानी फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना। इसके बाद प्रजनक से तैयार किया जाता है एक है पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज 4 नंबर पे। यह दोस्तों प्रजनक द्वारा ही तैयार किया जाता है, प्रजनक सीड द्वारा तैयार किया जाता है पंजीकृत बीज। यह दोस्तों प्रजनक बीज द्वारा तैयार किया जाता है, प्रजनक बीज द्वारा तैयार। दोस्तों याद रखना इसके अंदर का टैग होता है टैग, टैग कलर। ये होता है दोस्तों बैंगनी रंग का। इसके टैग का कलर होता है बैंगनी रंग। या दोस्तों यदि ऑप्शन में बैंगनी नहीं हो तो दोस्तों ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज रंग या कलर। तो दोस्तों पंजीकृत बीज प्रजनक बीज द्वारा तैयार किया जाता है। वो टैग का कलर होता है बैंगनी कलर या ऑरेंज कलर। तो दोस्तों याद रखना ये भारत में इसका निर्माण नहीं होता, भारत में इसका निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। याद रखना दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से बीज का प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं होता? तो पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं होता। इसका टैग कलर याद रखना दोस्तों बैंगनी रंग का होता है। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों लास्ट प्रमाणित बीज 5 नंबर पे, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड बीज, सर्टिफाइड भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह बीज आधार बीज से तैयार किया जाता, आधार बीज से तैयार किया जाता। किससे? आधार बीज से तैयार किया जाता दोस्तों। और याद रखना दोस्तों इसका टैग कलर, टैग कलर, इसमें टैग होता है नीले रंग का। कौन से रंग का? नीले रंग का, नीले रंग या ब्लू, ब्लू कलर, ब्लू कलर का टैग होता है दोस्तों। और दोस्तों याद रखना भारत के अंतर्गत ओनली फॉर 12% किसानों को प्रमाणीकृत बीज उपलब्ध होता है। भारत में 12%, कितने प्रतिशत? 12% उत्तम बीज, उत्तम बीज या प्रमाणित बीज उपलब्ध होता है, या प्रमाणित बीज उपलब्ध होता है। क्या होता है? उपलब्ध होता है दोस्तों। तो याद रखना पूछा जा सकता है दोस्तों प्रमाणित बीज ये किससे, इस प्रमाणित बीज का किसके द्वारा उत्पादन होता है? तो ये होता है आधार बीज यानी फाउंडेशन बीज से तैयार किया जाता है दोस्तों। और टैग का कलर होता है नीले रंग का। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों कि सर्टिफाइड बीज का टैग का कलर होता है तो नीले रंग का या ब्लू। भारत में इस 12% ही किसानों को उत्तम बीज उपलब्ध होता है, वो प्रमाणीकृत बीज 12% ही किसानों को उपलब्ध होता है दोस्तों। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे उन्नत बीज के गुण। क्या पढ़ेंगे? उन्नत बीज के गुण, यानी कि उन्नत बीज के गुण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों उन्नत बीज के गुण, उन्नत बीज के गुण। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानीय किस्म के
मुकाबले 10 से 15% उत्पादन अधिक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% उत्पादन अधिक। सेकेंड नंबर पे दोस्तों कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक। कीट एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक। तो दोस्तों फर्स्ट तो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, और सेकेंड नंबर पर कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। स्थानीय किस्म या स्थानीय बीज के मुकाबले स्थानीय किस्म के मुकाबले दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। थर्ड पे है दोस्तों वो आनुवंशिक शुद्धता। इसके अंतर्गत दोस्तों अशुद्धता, आनुवंशिक बीज के अंतर्गत अशुद्धता 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं। और इसी के साथ दोस्तों भौतिक शुद्धता, इसके अंतर्गत दोस्तों बीज के अंदर अशुद्धता यानी कि दोस्तों बीज के अंदर कूड़ा करकट, कटे हुए बीज, वीड, अन्य यानी 1% से 2% से अधिक नहीं। तो याद रखना दोस्तों, यदि पूछा जाए कि आनुवंशिक शुद्धता के अंतर्गत बीज के अंतर्गत अशुद्धता होती है 0.1% से अधिक अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, यह उन्नत बीज के गुण है दोस्तों। और भौतिक शुद्धता यानी फिजिकल प्योरिटी, इसके अंतर्गत दोस्तों अशुद्धता 1 से 2%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों उच्च बीज ओज। थर्ड नंबर पे है दोस्तों उच्च बीज ओज। उच्च बीज ओज उन्नत बीज के अंतर्गत दोस्तों आकार साइज को देखा जाता है। और दोस्तों 4 नंबर पे भंडारण यानी नमी प्रतिशत। भंडारण में नमी प्रतिशत, तो दोस्तों चावल के अंतर्गत भंडारण करते हैं तब कितनी नमी होनी चाहिए? चावल में 12%, कितनी? 12%। और अदर का दान फसलें, इसमें दोस्तों 10 से 12% नमी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, भंडारित करें तब। और दोस्तों इसके बाद दलहन में दोस्तों 8 से 10% नमी। और तिलहन एंड बीजे मसाला, तो दोस्तों इसके बाद तिलहन के अंतर्गत दोस्तों 8% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए जब भंडारित करते हैं तब दोस्तों। और बीजे मसाला, इसके अंतर्गत दोस्तों 6 से 8%। तो दोस्तों याद रखना भंडारण में नमी पूछा जाए दोस्तों तो चावल में 12% और खाद्यान्न में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8%। और बीज मसालों के अंतर्गत भंडारित करते समय बीज में 6 से 8% नमी होनी चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों रियल वैल्यू
रियल वैल्यू का सूत्र क्या है, पूछा जाता है दोस्तों कभी कभार। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, इसका सूत्र है दोस्तों अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत इनटू शुद्धता प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत बटे 100। तो दोस्तों रियल वैल्यू का सूत्र है अंकुरण प्रतिशत यानी एंड इनटू और शुद्धता प्रतिशत बटे 100 यानी यानी कि दोस्तों रियल वैल्यू का सूत्र है अंकुरण प्रतिशत एंड शुद्धता प्रतिशत बटे 100। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों अंकुरण क्षमता, बीजों की अंकुरण क्षमता। तो दोस्तों 6 नंबर पे इधर आ जाएगा फसल का नाम, फसल नाम अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल में कितना अंकुरण प्रतिशत होता, तो सर्वाधिक होता मक्का, मक्का में होता दोस्तों 90% अंकुरण, सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशत पूछा जाए तो मक्का के अंतर्गत होता है। सेकेंड नंबर पे दोस्तों गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों एंड संकर टमाटर यानी हाइब्रिड टोमेटो, टमाटर, इसके अंतर्गत होती है दोस्तों 85% अंकुरण क्षमता। यानी दोस्तों गेहूं, जौ, जई, चना और सरसों के अंतर्गत और संकर टमाटर में 85 यानी 85% अंकुरण क्षमता होती है। इसके बाद दोस्तों चावल, जवार, बरसीम, रिजका, तिल के बाद है दोस्तों पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनमें दोस्तों अंकुरण प्रतिशत होता है 80 यानी 80%। तो याद रखना दोस्तों यदि पूछा जाए कि मक्का के अंतर्गत अंकुरण प्रतिशत होता तो 90% और गेहूं, जौ और जई, चना और सरसों, संकर टमाटर इसके अंतर्गत हुआ 85 यानी 85% अंकुरण प्रतिशत होता है। इसके बाद चावल, जवार, बरसीम, रिजका, तिल, पत्ता गोभी, फूल गोभी इनके अंतर्गत दोस्तों 80% अंकुरण होता है यानी जर्मिनेशन परसेंटेज 80%। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों बाजरा, इसके बाद बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, चौला, बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, चौला और बैंगन, मटर, मसूर इन सभी के अंतर्गत दोस्तों अंकुरण प्रतिशत होता 75, कितना 75% यानी 75% होता है। बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, चौला, बैंगन, मटर और मसूर इन सभी के अंतर्गत अंकुरण प्रतिशत होता 75%। और इसके बाद दोस्तों सोयाबीन, कौन सा बीन, सोयाबीन और सूरजमुखी, कौन सी मुखी, सूरजमुखी। और इसी के साथ दोस्तों मूंगफली, कौन सी फली, मूंगफली और गवार, प्याज और मूली
इन सभी के अंतर्गत दोस्तों 70% अंकुरण प्रतिशत होता है। कितना? 70%। स से सोयाबीन, स से 70%। हिंट है दोस्तों याद करने की, स से सोयाबीन, स से 70%। तो दोस्तों सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, गवार, प्याज, मूली, इन सभी में अंकुरण प्रतिशत होता है 70%। कितने प्रतिशत? 70%। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों 65% अंकुरण कौन सी फसलों में होता है। दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या? यानी कि 65% अंकुरण कौन सी फसलों में होता है। तो ये होता है दोस्तों कपास को बोलते हैं कॉटन, एंड भिंडी, कौन सी? टिंडी, भिंडी, इसमें होता है दोस्तों 65% अंकुरण प्रतिशत होता है। किसमें? कपास और भिंडी के अंतर्गत 65% अंकुरण प्रतिशत होता है। इस लास्ट है दोस्तों गाजर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियां, कद्दू वर्गीय। और इसके बाद है दोस्तों मिर्च, पालक, इनके अंतर्गत होता है दोस्तों 60% अंकुरण। कितने प्रतिशत? 60% अंकुरण होता है। तो याद रखना दोस्तों, यदि पूछा जाए कि 65% अंकुरण कौन सी फसलों के अंतर्गत होता है, तो कपास और भिंडी के अंतर्गत, और गाजर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां और पालक, इनके अंतर्गत होता है 60% अंकुरण। क्या? 60% अंकुरण